हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वॉचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी आज सिविल प्रक्रिया संहिता से क्वेश्चन लेकर आया हूं। अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस में से ये क्वेश्चन है और ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये क्वेश्चन कितनी बार और कितने स्टेट्स में एचजीएस में पूछा गया है। ये आप क्वेश्चन से ही अंदाजा लगा लेंगे कि इसमें इतना वेटेज है कि एचजीएस जैसे एग्जाम में इन ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो शब्द सीमा और समय सीमा का ध्यान रखते हुए हमें इस प्रश्न के उत्तर को लिखना है। प्रश्न है, सिविल प्रक्रिया संहिता में यथा वर्णित डिक्री की तुष्टि अभिलिखित करने के लिए सुसंगत प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। अब उसने लिखा है सुसंगत प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। आपको पता है कि सिविल प्रक्रिया संहिता में जो डिक्री की तुष्टि अभिलिखित करने की व्यवस्था है वो धारा 47 में की गई है। तो धारा 47 में बताया गया है कि जो निष्पादन न्यायालय होगा उसके पास क्या अथॉरिटी है, वो किन किन प्रश्नों का अवधारण कर सकता है डिक्री के निष्पादन में या उसकी तुष्टिकरण में। तो डिक्री का जब तुष्टिकरण हो रहा है, उसका निष्पादन हो रहा है, तो आपको पता है या तो जिसने डिक्री पारित की है जिस न्यायालय ने वो उसका निष्पादन कर सकता है या उसको जिस न्यायालय के लिए भेजी गई है वो न्यायालय कर सकता है। तो वो जब कर सकता है तो डिक्री के निष्पादन में जो कुछ अड़चने आती हैं, कुछ चीजें रह जाती हैं जो बाद में डिसाइड करना पड़ता है, तो वो कौन सी चीजें हैं जिनको वो स्वतः डिसाइड कर पाएगा, उसके लिए कोई अलग से सूट या वाद लाने की जरूरत नहीं होती। सेक्शन 47 सीपीसी में ये बताया गया है। सेक्शन 47 में 3 क्लाज हैं जिसमें से दूसरा क्लाज को ओमिट कर दिया गया है। 1976 में इसको ओमिट कर दिया गया था। तो इट वाज ओमिटेड इन 1976 अमेंडमेंट। अब हम उत्तर को पढ़ते हैं और ये देखते हैं कि हमें 47 में जितना बताया गया है उतना सारा लिख देना है। समान और सरल भाषा का प्रयोग करते हुए। तो दिमाग में आपके पास फिट गया कि हमें फीड हो गया कि 47 सेक्शन जो है वो हमें लिखना है सीपीसी का, उसी के ही चारों तरफ घूमना है हमको, इससे और कुछ नहीं करना है। तो धारा 47 सीपीसी में डिक्री के निष्पादन में न्यायालय द्वारा किन किन प्रश्नों का अवधारण किया जाएगा को बताया गया है। हमने स्पष्ट कर दिया डिक्री की तुष्टि अभिलिखित करना है यानी कि उसका निष्पादन करना है, तो हमने बता दिया ये व्यवस्था कहाँ है और उस व्यवस्था में क्या बताया गया है। तो धारा 47 सीपीसी में डिक्री के निष्पादन में न्यायालय द्वारा किन किन प्रश्नों का अवधारण किया जाएगा, इस बात को धारा 47 में बताया गया है। तो हमने लिख दिया को बताया गया है। अब धारा 47 के अनुसार वे प्रश्न जिनका अवधारण डिक्री के निष्पादन करने वाला न्यायालय करेगा वो हमने यहाँ इसको हेडिंग में ले लिया है। तो इसकी हेडिंग हमने ये बना ली, सेक्शन 47 से ये हमने इसका हेड बना लिया। सेक्शन 47 के अनुसार वे प्रश्न जिनका अवधारण डिक्री के निष्पादन करने वाला न्यायालय करेगा वो हैं। तो पहला क्लाज, वो सभी प्रश्न जो उस वाद के पक्षकारों या उसके प्रतिनिधियों के बीच पैदा होते हैं जिसमें डिक्री पारित की गई थी।
तो जिसमें डिक्री पारित की गई थी, इन विच द डिक्री वाज पास्ड, ये जो बात है ना, ये जो बात है वो इसके लिए है, इस वाद के लिए है। इस वाद में जो डिक्री पारित की गई थी उस बात, इस वाद की बात है, जिसमें जिसमें उस वाद में, तो वो सभी प्रश्न जो उस वाद के पक्षकारों या उनके प्रतिनिधियों के बीच पैदा होते हैं। तो जिस डिक्री का निष्पादन करना है, यह डिक्री जिस वाद में पारित की गई थी उस वाद के पक्षकारों या उनके प्रतिनिधियों के बीच पैदा होते हैं, वे सभी प्रश्न का निर्धारण कर सकता है निष्पादन न्यायालय। और वो जो प्रश्न होंगे वो डिक्री के निष्पादन, उन्मोचन या तुष्टि से संबंधित हैं। ऐसे प्रश्न, वो सभी प्रश्न जो पक्षकारों या उनके प्रतिनिधियों के बीच डिक्री के निष्पादन, उन्मोचन या तुष्टि से संबंधित हैं, ये सारे प्रश्नों का, इन सारे प्रश्नों को निपटाएगा निष्पादन न्यायालय, और कोई प्रश्न नहीं निपटाएगा। ये हमें इसमें ध्यान देना है सेक्शन 47 में, कि वो सभी प्रश्न जो उस वाद के पक्षकारों या उसके प्रतिनिधियों के बीच पैदा होते हैं जिसमें डिक्री पारित की गई थी, और वे प्रश्न जो मीन्स वे प्रश्न डिक्री के निष्पादन, उन्मोचन या तुष्टि से संबंधित हैं, डिक्री के निष्पादन करने वाले न्यायालय द्वारा किया जाएगा, ना कि पृथक वाद द्वारा अवधारित किया जाएगा। तो ये मतलब इस तरह के प्रश्न यदि उत्पन्न होते हैं उस वाद के पक्षकारों या उनके प्रतिनिधियों के बीच, तो वो सभी प्रश्न निष्पादन न्यायालय द्वारा अवधारित किए जाएंगे, उनके लिए कोई पृथक वाद नहीं लाया जाएगा। ये सेक्शन 47 का सब क्लास 1 बता रहा है आपको। दूसरा ओमिटेड है। तीसरा कहता है कि जहां पर यह प्रश्न पैदा होता है कि कोई व्यक्ति किसी पक्षकार का प्रतिनिधि है या नहीं, स्पेशली यहां पर सब क्लास 3 में ये बता दिया गया, तो ये स्पेशल है, ये हमको याद रखना है। पहले क्लास में पक्षकार या उनके जो प्रतिनिधि हैं उनके बीच उत्पन्न होते हैं, और तीसरा जो क्लास कहता है कि अगर यही बात उत्पन्न हो जाए कि भाई ये व्यक्ति उसका प्रतिनिधि है या नहीं, तब तो जहां पर यह प्रश्न पैदा होता है कि कोई व्यक्ति किसी पक्षकार का प्रतिनिधि है या नहीं, वहां ऐसे प्रश्न का निर्धारण निष्पादन न्यायालय द्वारा इस धारा के प्रयोजन के लिए अवधारित किया जाएगा। तो स्पष्ट कर दिया गया कि इस धारा के प्रयोजन के लिए ही उसका प्रतिनिधि होना, ये नहीं कि वह प्रतिनिधि है या नहीं, इसका निर्धारण करना इसी धारा के प्रयोजन के लिए ही किया जाएगा, अदर में नहीं आएगा। अगर यहाँ पर निष्पादन न्यायालय ये अवधारित कर देता है कि अमुक व्यक्ति फला पक्षकार का प्रतिनिधि है, तो वो अन्य व्यवस्था या अन्य जगह जहां कहीं प्रतिनिधि की बात आती है तो वहां पर मान्य नहीं होगा। सिर्फ इसी धारा के प्रयोजन के लिए ही इस तरह अवधारित प्रश्न से बना प्रतिनिधि यहीं तक ही सीमित रहेगा। तो क्लास 3 इसीलिए स्पेशली प्रतिनिधि को यहां सीमित कर देता है कि इसी धारा के प्रयोजन के लिए ही अवधारित किया जाएगा। तो हमने सेक्शन 47 का क्लास 1 पढ़ लिया और क्लास 3 पढ़ लिया। इसमें 2 स्पष्टीकरण हैं और वो स्पष्टीकरण भी जरूरी होंगे लिखना, नहीं तो ऊपर के क्लास 1 और 3 में आई हुई बातों को हम लोग स्पष्ट नहीं कर पाएंगे, जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। स्पष्टीकरण 1 कहता है कि वह वादी जिसका वाद खारिज हो गया है या वह प्रतिवादी जिसके विरुद्ध वाद खारिज हुआ है
इस धारा के प्रयोजन के लिए पक्षवाद के पक्षकार होंगे। तो फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, केवल ये स्पष्टीकरण भी स्पष्ट कर देता है कि यहाँ पर कि इसी सेक्शन के पर्पज के लिए ही वो वाद के पक्षकार होंगे। तो वादी चाहे उसका वाद खारिज हुआ हो या प्रतिवादी जिसके विरुद्ध वाद खारिज कर दिया गया हो, वो इस धारा के प्रयोजन के लिए इस वाद के पक्षकार होंगे। और स्पष्टीकरण दूसरा जो है उसमें स्पष्ट किया गया कि डिक्री के निष्पादन के लिए विक्रय में संपत्ति का क्रेता, अगर वो कोई व्यक्ति डिक्री के निष्पादन में उस संपत्ति को खरीदता है तो वह व्यक्ति जो क्रेता है इस समय जिसने खरीदा है, वो इस धारा के प्रयोजन के लिए वाद का पक्षकार समझा जाएगा। किस वाद का? जिस वाद में ये डिक्री पारित की गई है और या इस समय निष्पादित की जा रही है, उस वाद का वो पक्षकार समझ लिया जाएगा। तो ये दोनों स्पष्टीकरण हो गए। पहला स्पष्टीकरण, वादी जिसका वाद खारिज हो गया है या प्रतिवादी जिसके विरुद्ध वाद खारिज हो गया है, इस धारा का प्रयोजन के लिए वो पक्षकार समझे जाएंगे, पक्षकार होंगे वाद के। और स्पष्टीकरण 2 में बता दिया गया कि अगर डिक्री के निष्पादन में जो संपत्ति का विक्रय होता है, उस संपत्ति को खरीदने वाला या क्रेता इस धारा के प्रयोजन के लिए उस वाद का पक्षकार समझा जाएगा। और ऐसी संपत्ति के क्रेता को या उसके प्रतिनिधि को कब्जा देने संबंधित प्रश्न डिक्री के निष्पादन, उन्मोचन या उसकी तुष्टि से संबंधित प्रश्न समझे जाएंगे। कहने का आशय ये है कि अगर उस व्यक्ति ने जो इस समय क्रेता है हो बन गया है, जिस व्यक्ति ने उस संपत्ति को खरीद लिया है, वो व्यक्ति क्रेता कहलाएगा और वाद का पक्षकार समझा जाएगा। वाद का पक्षकार हो जाने के नाते अगर कब्जा संबंधित कोई प्रश्न उत्पन्न होता है या क्रेता को लेकर या उसके प्रतिनिधि को लेकर के, तो मामला फिर 47 का ही बनेगा और ऐसे प्रश्न जो उसके संबंध में भी उठते हैं वो डिक्री की तुष्टि से संबंधित ही प्रश्न समझे जाएंगे। ऐसे संपत्ति के क्रेता को या उसके प्रतिनिधि को कब्जा देने संबंधित प्रश्न डिक्री के निष्पादन, उन्मोचन या उसकी तुष्टि से संबंधित प्रश्न समझे जाएंगे। स्पष्टीकरण तो स्पष्ट करता है। तो ये ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर वाद के पक्षकारों के अलावा जो वादी और प्रतिवादी हैं, यदि डिक्री के निष्पादन में वादग्रस्त संपत्ति का क्रेता या डिक्री के निष्पादन के लिए संपत्ति के विक्रय में जो संपत्ति का क्रेता हो जाएगा, जो भी खरीद लेगा, वह धारा 47 के अंतर्गत जिस वाद में वो डिक्री पारित की गई है उसका वो पक्षकार समझा जाएगा। और जब वो व्यक्ति क्रेता बन गया है, पक्षकार बन गया है, तो यदि उस संपत्ति के संबंध में कब्जा संबंधित कोई प्रश्न है तो वो भी प्रश्न इसी डिक्री के निष्पादन, उन्मोचन या उसकी तुष्टि से संबंधित समझा जाएगा। यहाँ ये स्पष्ट करता है ये स्पष्टीकरण। तो अभी हमने सेक्शन 47 को पूरा बता दिया। अब हम अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे और जो बात सब क्लास 1 में बताई गई है उसी को हम फिर से लिखते हैं। धारा 47 के अंतर्गत वे सभी प्रश्न
याद रखना है, वे सभी प्रश्न जिनका निर्धारण डिक्री के निष्पादन करने वाला न्यायालय कर सकता है, वो सभी डिक्री के निष्पादन, उन्मोचन या तुष्टि से संबंधित होना चाहिए। तो एक बात एक क्लियर हो गई, माइंड सेट हो गया कि सेक्शन 47 में कुल मिलाकर के इतना बताया गया है कि डिक्री के तुष्टीकरण में या निष्पादन में जो भी प्रश्नों का अवधारण निष्पादन न्यायालय करेगा, वो सारे के सारे प्रश्न डिक्री के निष्पादन, उन्मोचन या तुष्टि से संबंधित होना चाहिए। बस इसको बिठा लीजिए। और इसीलिए क्लास 3 को भी स्पष्ट उन्होंने कर दिया है कि इन्हीं प्रश्नों में वो प्रश्न भी आता है कि अगर डिक्री के निष्पादन में ये बात ही पैदा हो जाए कि कोई व्यक्ति किसी पक्षकार का प्रतिनिधि है या नहीं, तो भी ऐसे प्रश्न को वही निष्पादन न्यायालय अवधारित करेगा। तो हमने अपने उत्तर को कंक्लूड कर दिया और बता दिया कि धारा 47 में कुल मिलाकर के क्या बताया गया है। अब इसके बाद हम कुछ प्रश्नों को बता देंगे, किस तरह के प्रश्न हो सकते हैं वो जिनको निष्पादन न्यायालय अवधारित कर देता है। तो न्यायिक विनिश्चयों द्वारा निष्पादन, उन्मोचन या तुष्टि से संबंधित प्रश्न निम्नलिखित हो सकते हैं। ये एक दो उदाहरण हैं। बहुत सारे न्यायिक विनिश्चय हैं जिनमें अलग अलग तरह के प्रश्नों को बताया गया है कि इन ऐसे या अमुक अमुक प्रश्नों को निष्पादन न्यायालय अवधारित कर सकता है। तो उदाहरण स्वरूप इस तरह का प्रश्न, जैसे कि एक तरफा डिक्री के निष्पादन में दी गई संपत्ति जिसे निरस्त कर दिया गया है, अगर इस संबंध में कोई प्रश्न है तो निष्पादन न्यायालय अवधारित कर सकता है। डिक्री निष्पादन न करने का करार संबंधी प्रश्न भी निष्पादन न्यायालय अवधारित कर सकता है। कोई व्यक्ति पक्षकार का प्रतिनिधि है या नहीं, ये सब क्लास 3 में ही बता दिया गया है। ऐसे प्रश्नों का, या फिर वादग्रस्त संपत्ति के क्रेता को या उसके प्रतिनिधि को कब्जा देने संबंधित प्रश्न भी वो अवधारित कर सकता है। यह स्पष्टीकरण 2 में बता दिया गया है। तो इस तरह के कुछ प्रश्न हैं जिनको निष्पादन न्यायालय अवधारित कर सकता है, और यह सेक्शन 47 में बताया गया है। तो इस तरह से हम अपने प्रश्न के उत्तर को सारगर्भित, संक्षिप्त और समय सीमा में लिख सकते हैं। तो हमने देखा सेक्शन 47 में क्लास 1 और क्लास 3 लिखना है, 2 है ही नहीं, और 2 स्पष्टीकरण लिखने हैं। और हमें ये पता चल गया है कि किस तरह के प्रश्न का अवधारण निष्पादन न्यायालय कर सकता है। बस इतनी 2-3 चीजें अगर हमें याद रहेंगी तो हम अपने उत्तर को बेहतर तरीके से लिख पाएंगे। तो ये रहा UPHS मेंस के संबंध में प्रश्न उत्तर। इससे बेहतर भी आप लिख सकते हैं, लिखने का प्रयास करें, प्रैक्टिस करें। और मेरा प्रयास सिर्फ आपको ये बताने का है कि समय सीमा, शब्द सीमा और जो कुछ पूछा गया है सिर्फ उतना ही बता करके अपने उत्तर को कंप्लीट किया जाए। तो उससे हमें समय भी मिलेगा आगे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, और मार्किंग भी अच्छी हो सकती है अगर हम टू द पॉइंट चीज़ों को लिख रहे हैं। मेरा प्रयास कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट जरूर करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए।
धन्यवाद।